नमस्ते मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न कॉमर्स बाय हर्ष पे। तो आज हम करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेमेस्टर सेकंड, आपका जो है इसकी इम्पोर्टेंट थ्योरी। ठीक है, ये बोर्ड बहुत छोटा है, इसमें मैं न्यूमेरिकल्स नहीं करा पाऊंगा, बट मैं सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी पूरी कोशिश करूंगा कि करवा दूं आप लोगों को। चलो लेट्स बिगिन। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा, अच्छा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग किन के लिए होती है? ये कंपनीज के लिए होती है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होती है, जिनके बैलेंस शीट P&L एंड शेयर्स डिबेंचर, ठीक है, या फिर दो कंपनी का अमेलगेशन होता है यानी मर्ज हो रही होती है, तब ये इनकी जरूरत पड़ती है, तो इसलिए करी जाती है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। बेसिक था, बताना जरूरी था। चलो दूसरी चीज, अब इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है एक राइट इशू। देखो, इशू ऑफ शेयर तो सब हर किसी ने पढ़ रखा है, मैं खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने आया हूँ। एक हमें पढ़ना है राइट इशू, दूसरा हमें पढ़ना है, चलो दूसरा पढ़ लेंगे, पहले राइट इशू को पढ़ लेते हैं। तो व्हेन अ कंपनी नीड्स एडिशनल कैपिटल बिफोर इनवाइटिंग द जनरल पब्लिक इट ऑफर्स न्यू शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। देखो, जब एक कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है, ओके, इसको अब चाहिए और पैसा, इसको नए शेयर इशू करने हैं। तो ये एग्जिस्टिंग कंपनी है, ये मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। मान के चलो कि कोई भी कंपनी ले लो, और कोई बड़ी कंपनी जानी मानी, ठीक है, इसको ऑलरेडी टेस्ला है, टेस्ला के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर्स है, ठीक है, ऑलरेडी टेस्ला में बहुत सारे शेयर होल्डर्स ने पैसा डाल रखा है। तो अब उसको और पैसों की जरूरत है, तो क्या होगा, उसको और पैसों की जरूरत है तो क्या होगा कि ये मार्केट में रहने से अच्छा बोलेगी कि सुनो ना यार, तुम लोग तो मेरे मेंबर्स हो, इतने अच्छे अच्छे, इतने अच्छे अच्छे मेंबर्स हो, मैं ऐसा करता हूँ कि तुम लोगों को ही शेयर दोबारा से इशू कर देता हूँ, तुम खरीद लेना मेरे से, सबसे अच्छा बाहर के लोगों पे जाएगा ही नहीं। उसने बोला ठीक है, लाओ हम खरीद लेते हैं। तो उसने बोला हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें एक शेयर 15 रुपए का दूंगा भाई, सस्ते में दूंगा। कहता अच्छा, पर 15 वाला राइट इशू पे दूंगा। कह रहा राइट इशू पे मतलब समझाना जरा कैसे होता है ये राइट इशू। मैं बोला ठीक है, थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर इसका न्यूमेरिकल एक करा दूंगा। डिस्काउंट न्यूमेरिकल नहीं, मतलब समझाऊं दूंगा। डिस्काउंट प्राइस, द कंपनी ऑफर्स द शेयर एट अ लोअर प्राइस, लोअर प्राइस में दिया जाता है, ठीक है, जैसे कि मान के चलो करंट प्राइस है 25 और दिया कितने में जा रहा है, 15 में, ठीक है, ओके ओके। एंड यहाँ पे क्या दिया है, फॉर इंस्टेंस रेशियो ऑफ, इसमें रेशियो में दिया जाता है, कैसा रेशियो अभी बता दूंगा। right to renounce, it's a completely up to the shareholder whether they want to buy the share themselves, ignore the offer or sell their right। मतलब अब ये शेयर होल्डर पे डिपेंड करता है कि या तो इस राइट इशू को, इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, या फिर डिनाई कर दे, या फिर इस ऑफर को किसी और को बेच दे। इसने अपने दोस्त को बोला भाई सुन, मेरे को इतने पैसे दे, ठीक है, मैं तेरे को अपना राइट दे देता हूँ। अपना राइट कौन, क्या है, कौन सा राइट? मुझे 15 रुपए का एक शेयर मिल रहा है और उस शेयर का प्राइस 25 का है, और 15 रुपए में शेयर दिलवा दूंगा। बोल रहा है ठीक है भाई, फिर ये बेच सकता है उसको, ओके। चलो अभी अच्छा होता कैसे है समझाता हूँ। तो कंपनी ने बोला भाई कि तुम मेरे शेयर ले लो, वो राइट राइट शेयर तुम्हें 15 रुपीज का एक पड़ेगा, और अभी जो असली में करंट प्राइस है वो 25 रुपए की है। उसने बोला लेकिन रेशियो है भाई, मैं तुम्हें हर 3 शेयर पे एक शेयर दूंगा, हर 3 शेयर पे एक राइट शेयर दूंगा। कहने का मतलब क्या हुआ, हर 3 शेयर पे एक राइट शेयर दूंगा, कहने का मतलब, उसने बोला अगर तुम्हारे पास 3 शेयर ऑलरेडी है तो मैं तुम्हें एक शेयर दूंगा, और ये वाला जो दूंगा वो कितने का होगा, 15 का। अब मान के चलो शेयर होल्डर है और उस पर 3 शेयर है ऑलरेडी, ठीक है, उस पर 3 शेयर है, लेकिन वो 3 शेयर असल में कितने रुपए के, 25 रुपए के। कितने रुपए के, 25 रुपए के है, ठीक है, 3 शेयर 25 रुपए के। तो सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, ठीक है। और एक शेयर, उसने बोला अब मैं तुम्हें एक शेयर दे दूंगा 15 रुपए का, अगर तुम्हारे पास 3 है तो। क्या होता है, दे दो भाई, दे दो, जल्दी दे दो, जल्दी दे दो। उसने ले लिया 15 रुपए का शेयर, ठीक है। अब 25 × 3 75, 15 × 1 15, 75 + 15 90 रुपए हो गए। 90 रुपए में कितने शेयर मिल गए इसको, 1 2 3 4, है ना। डिवाइड कर दे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22 पॉइंट कुछ आ रहा है, एक बार देख लेना। हाँ, 22.5 आ रहा है, ठीक है, एक शेयर पड़ा 22.5 का। असल में एक शेयर कितने का था, 25 का, पड़ा कितने का, 22.5 का। दिस इज कॉल्ड द राइट इशू। यही आपका राइट इशू, जो 2.5 रुपए की बचत हुई, ये आपका राइट इशू। हर शेयर पर 2.5 रुपए की बचत अच्छी चीज होती है, अभी समझ आएगा आपको। अब आ जाता है बोनस इशू पे। किस पे, बोनस इशू पे। बोनस इशू इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ एडिशनल शेयर गिवन बाय अ कंपनी टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ये बिल्कुल कैसा रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। कैसा रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। शेयर होल्डर बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं, कहता है फ्री में शेयर। कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, व्हेन अ कंपनी accumulates large profits reserve but cannot or does not want to distribute them as cash dividend, it converts। देखो,
जब कंपनी के पास बहुत सारा कैश रिजर्व हो जाता है ना, बहुत सारा कैश रिजर्व हो जाता है, बहुत सारा कैश रिजर्व हो जाता है, ठीक है, तो अब कंपनी कैश में नहीं पेमेंट देना चाहती, तो वो अपने क्या दे देती है, शेयर्स दे देती है। किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। ठीक है, राइटिंग गंदी एडजस्ट कर लेना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे देती है। फुल्ली पेड अप होते हैं, दीज शेयर्स आर ऑलवेज इशूड एज फुल्ली पेड अप, मीनिंग टू फ्यूचर कॉल मनी और पेमेंट्स विल एवर बी डिमांडेड फ्रॉम द शेयर होल्डर फॉर दिस शेयर। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कह रहा हूँ, सॉरी, एग्जाम्पल नहीं, क्या बोलते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं हमारा राइट इशू और बोनस इशू में। जस्ट अ सेकंड, मेरा डस्टर का है, चलो ऐसे ही बता देता हूँ। देखो कॉस्ट, अगर कॉस्ट देखी जाए तो इस ये वाले जो राइट इशू है, टू एट अ डिस्काउंट शेयर होल्डर मस्ट पे फॉर देम, शेयर होल्डर के लिए यहाँ पे पे करना पड़ता है, चाहे देखो 15 रुपए का ही मिला था बट पे करना पड़ता है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कैसा फ्री है। ठीक है, पेड अप स्टेटस, शेयर कैन बी पार्टली पेड अप। ठीक है, इसमें कॉल मनी या फिर इंस्टॉलमेंट्स देनी पड़ती है अगर तुम इंस्टॉलमेंट करवाते हो, लेकिन इसमें नहीं करनी पड़ती। शेयर मस्ट बी ऑलवेज फुल्ली पेड एट द टाइम ऑफ इशू, बिल्कुल फुल्ली पेड अप दिए जाते हैं, बिल्कुल फुल्ली पेड अप, सब जो शेयर है बिल्कुल ही फुल्ली पेड अप, मतलब उस पर सारा पेमेंट करा हुआ रहता है। ठीक है, ऐसा समझो तुम। राइट टू रिनाउंस, शेयर होल्डर कैन रिनाउंस, इसमें शेयर होल्डर अपना रिनाउंस कर सकते हैं, मतलब अपना जो राइट है वो किसी और को बेच सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नो राइट टू रिनाउंस, रिनाउंस यहाँ पे नो राइट है, नो राइट टू रिनाउंस, रिनाउंस करने का कोई राउट नहीं है, मतलब अपने अपने राइट इश्यू किसी और को नहीं बेच सकते, यहाँ पे बेच सकते हो, यहाँ पे नहीं बेच सकते, ये अपने एग्जिस्टिंग से। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव द एंटायर मनी कलेक्टेड, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर नहीं रिसीव होता तो एंटायर मनी कलेक्ट कर लिया जाता है, इसमें कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन का झोल नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो अगला टॉपिक जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा हमारा रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, बट कौन से, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, ओके, चलो पढ़ते हैं इसको स्टार्टिंग से। सबसे पहले हमारा हो जाता है मीनिंग ऑफ रिडेम्पशन शेयर्स, क्या है ये। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, हाँ, मीनिंग ऑफ रिडेम्पशन, ओके, तो क्या है रिडेम्पशन का मीनिंग, डिविजिबल प्रॉफिट्स आर थोस। ठीक है, ओके, चलो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। रिडेम्पशन मीन्स द रीपेमेंट और रिटर्न ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, किसी ने प्रेफरेंस शेयर खरीदे, ठीक है, और किसी ने प्रेफरेंस शेयर खरीदे, अब उसका टाइम पूरा हो चुका है, अब वो अपना पैसा वापस लेना है और हमें अपना शेयर वापस देना है, मतलब हम कंपनी है, हमने बेचा था प्रेफरेंस शेयर, अब वो अपना बोल रहा है कि शेयर तुम रख लो, मेरा पैसा मुझे वापस दो, तो अब हम उसको उसका पैसा वापस देंगे। इस बीच उसने क्या कमाया, डिविडेंड कमाया, एक चीज और कमा सकता है वो, अभी बता देंगे वो। ठीक है, इट इज द प्रोसेस वेयर अ कंपनी बाइज बैक इट ओन प्रेफरेंस शेयर आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड, लीगली डिस्चार्जेस इट्स लायबिलिटी टुवर्ड्स दोस शेयर होल्डर्स। ये एक टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड के बाद हमें प्रेफरेंस शेयर बाय बैक करने पड़ते हैं, शेयर होल्डर से दोबारा खरीद लेने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ की लीगल पॉइंट्स है, ये किसके अंदर आता है, सेक्शन 55 अंडर कंपनीज एक्ट 2013, लिख कर आना है। शेयर हम उन्हें ही रिडीम कर पाएंगे जो पूरे क्या हो, फुल्ली पेड अप शेयर्स हो, याद रहेगा, ओनली फुल्ली पेड अप शेयर प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम्ड, इफ देयर आर एनी पार्टली पेड शेयर्स द कंपनी मस्ट फर्स्ट मेक अ फाइनल कॉल टू कलेक्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडेम्पशन। अगर फुल्ली पेड है तभी ले पाएंगे, अगर नहीं होता हाफ पेड है या, ठीक है, तो उसको फाइनल पेड अप करेंगे, मतलब उस पर पूरा पैसा वापस मंगा लेंगे और उसके बाद हम उसको रिडीम करवाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम टाइम लिमिट 20 साल के अंदर अंदर, 20 साल से ऊपर कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं रख सकता है, 20 साल के अंदर अंदर ही रिडीम हो जाता है। प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल शेयर्स नहीं होते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा होना चाहिए, बता देता हूँ, द इशू एंड रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, हाँ, आपको ऑथोराइज करवाना पड़ता है अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखवा कर कि हम प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे या नहीं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, बताना मेरे को जरूर। सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन, अब हम प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करवा रहे हैं तो क्या क्या सोर्सेज से हम करवा सकते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट्स आर दोस प्रॉफिट्स व्हिच आर अदरवाइज लीगली अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स। अच्छा, सबसे पहले डिविजिबल प्रॉफिट वो रहता है जो कि लीगल रहता है, जिन्हें हम पैसा उन्हें शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं। तो जनरल रिजर्व सरप्लस मनी है प्योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना, और आपका हो जाता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व,
या फिर आपका आ जाता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, की बात है। इनमें से हम कर सकते हैं, ये सब बुक की रिपोर्ट है। अब जिनमें से नहीं कर सकते वो है प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ये मैंने ये लिखा है प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। कैपिटल रिजर्व से नहीं कर सकते, ओके। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व से नहीं कर सकते, और आपका डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व से नहीं कर सकते। अब ये प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन क्या है, चलो ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, समझा देता हूँ। प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, मान के चलो ये एक कंपनी थी, और नहीं नहीं नहीं, ये तुम थे, ठीक है, और तुमने एक कंपनी खरीद ली, ठीक है। इस कंपनी को खरीद लिया, ये बिल्डिंग है, इस कंपनी को खरीद लिया, ओके। इस कंपनी को आज खरीदा है, लेकिन ये काम में कब से आएगी, ये काम में कब से आएगी, मान के चलो 3 महीने बाद आएगी, 3 मंथ्स बाद आएगी। अब इस बीच में 3 मंथ्स जो तुमने कमाया होगा ना, वो तुम्हारा हो जाएगा प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। समझ आया मेरे भाई, ठीक है। आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ अ फ्रेश इश्यू द कंपनी कैन इश्यू न्यू फ्रेश शेयर्स इक्विटी, ठीक है, ओके, अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा अब तुम्हें कैपिटल रिजर्व रेशियो के बारे में, रिजर्व सीआरआर, कैपिटल कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व ये क्या होता है, when shares are redeemed out divisible profits, a major corporate safeguarding mechanism applies. The rule, if redemption chain is done out, free divisible profits is sum equal to the nominal face value of the shares being redeemed must be transferred from the divisible profits into a special account called the capital reservation। मतलब कि मान के चलो कि तुमने अब अपने प्रेफरेंस शेयर जो है वो रिडीम करवा दिए, और एक बड़ा हिस्सा, बहुत ज्यादा पैसे तुमने शेयर होल्डर्स को वापस कर दिए। अब ना तुम अपने एक डिविजिबल प्रॉफिट्स का, अपने मतलब अपने प्रॉफिट्स का एक बड़ा हिस्सा किस में डालोगे, एक बड़े हिस्से से क्या बनाओगे, कैपिटल रिजर्व रेशियो। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि तुम्हारे जो बैलेंस शीट है वो इक्वल रहे। दूसरी चीज, मतलब ये इसलिए बनाया जाता है, ये बेसिकली क्रेडिटर्स के लिए बनाया जाता है। किन के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, ताकि उन्हें तसल्ली रहे कि अभी भी कंपनी के पास पैसा है। हम दिखाते हैं सीआरआर बना के, भाई देखो हमारे सीआरआर बन रहा है और हमारे पास अभी भी इतना पैसा पड़ा हुआ है। कंपनी ने 10 लाख रुपए अगर दे भी दिए शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो कोई कमी नहीं आई है। अभी भी हमारा इतना सीआरआर बना के दिखाते हैं उन्हें कि इतना पड़ा है। हमने पीआर अपने प्रॉफिट में से, किसी भी टाइप के प्रॉफिट में से एक बड़ा हिस्सा निकाल के सीआरआर बनाना होता है, जिसको कहते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रेशियो। दूसरी चीज, इसका पैसा सिर्फ बोनस इश्यू करने में हो सकता है। ये पैसा यूज सिर्फ कब हो सकता है, जब हम बोनस इश्यू कर रहे हो हमारे शेयर होल्डर्स को, ठीक है। और कोई टॉपिक है इसमें, ओके। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम रिडेम्पशन क्या होता है, मान के चलो एक शेयर की फुल्ली पेड अप वैल्यू 100 रुपए थी, बट एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन हमने उसे दिए 100 + 5, 105 दिए हमने उसे। तो ये 5 जो आपका बचा, ये क्या है, ये प्रीमियम है। क्या है, ये प्रीमियम है, जो कि किसका फायदा में जाएगा भाई, हमारे शेयर होल्डर के फायदा में जाएगा, ओके। रिडेम्पशन ऑफ शेयर के टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा गुडविल, ठीक है। गुडविल देख लेते हैं। गुडविल हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में आता है, याद रखिएगा। सबसे पहले गुडविल क्या होती है, चलो पढ़ते हैं। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, गुडविल शुड ओनली बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक्स व्हेन सम मनी और मनीज वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट, ठीक है। गुडविल हम तभी अपने बुक में नोट कर सकते हैं जब हमने उसके लिए पैसा दिया, और हम तब उसके लिए पैसा देते हैं जब हम किसी और का बिजनेस खरीद रहे होते हैं, और तब वो उसकी गुडविल के लिए अलग से पैसा दिया जाता है। इट मस्ट बी नॉट रिकॉर्डेड व्हेन अ बिजनेस इज बॉट, इट मस्ट बी नॉट बी रिकॉर्डेड व्हेन अ बिजनेस इज बॉट फॉर अ प्राइस हायर देन इट्स एक्चुअल नेट एसेट देन, ठीक है। अगर हम एक बिजनेस खरीद रहे हैं और उसके नेट एसेट से ज्यादा उसे प्राइस दे रहे हैं, ठीक है ना। हम उसका नेट एसेट, हम याद करा होगा, नेट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी है, जितनी भी टोटल लायबिलिटी है उसको हम माइनस करते हैं, एंड फिर उसके बाद जो पैसा बचता है उसके बाद उसमें गुडविल भी ऐड किया जाता है। तो जो एक्स्ट्रा पैसा हम उसे देते हैं वो हमारा गुडविल का होता है, ठीक है, उसका। तब हम अपने गुडविल को अकाउंट में शो कर पाते हैं। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, याद रखेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, internally generated goodwill या goodwill you build yourself over time should not be recognized as an asset। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो तुमने खुद से बनाई हो वो असेट में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। दिस इज बिकॉज इट्स नॉट एन आइडेंटिफाइबल रिसोर्स, ठीक है। चलो गुडविल हमने पढ़ लिया क्या होता है। चलो इन पार्टनरशिप फर्म्स, ठीक है, कब हमें कैलकुलेट करना होता है गुडविल, सबसे पहले जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो, या फिर नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा हो, या फिर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा हो, या फिर जब हम बिजनेस सेल कर रहे हो, या फिर अमेलगेमेशन या मर्ज हो रहा हो कंपनी या बिजनेस का। चलो ये भी समझ आ गया। फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, कौन कौन से फैक्टर हमारे गुडविल को अफेक्ट करेंगे, हर साल का प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी,
मैनेजमेंट और स्किल, हमारी कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, हमारी कंपनी की स्किल्स कैसे है, वो जरूर इफेक्ट करेगी। मैनेजमेंट एंड स्किल, ठीक है। लोकेशंस, हमारी कंपनी कितने लोकेशंस पर है, कितने लोकेशंस पर हमारा जो बिजनेस है और कंपनी है वो सर्विस दे, हाँ, हमारी कंपनी कितने लोकेशंस पर सर्विस देती है, प्रोवाइड करती है, वो जरूर इफेक्ट करेगा। मार्केट एडवांटेजेस, इसका मतलब क्या है, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो प्रोसेसिंग पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स और स्पेशल एक्सेस सप्लाईज, ठीक है, मार्केट एडवांटेज में है। और क्वालिटी में वही, अगर गुड प्रोडक्ट का अगर बिजनेस है, कंपनी है, तो वो अगर अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट देगा, कंज्यूमर कस्टमर या कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा तो गुडविल अच्छी जाएगी। सर्विस अगर हम तुम प्रोवाइड करते हो, जस्ट लाइक अर्बन कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइड करती है, अगर सर्विस अच्छे से प्रोवाइड करोगे तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा, गुडविल बढ़ेगी। दो टाइप्स की गुडविल होती है, परचेस गुडविल जिन्हें एसेट में शो कर सकते हैं, ठीक है। परचेस गुडविल कौन सी होती है, जिन्हें एसेट में शो किया जा सकता है। और ये पैकेज खरीदनी पड़ती है हमें, परचेस गुडविल हमें खरीदनी पड़ती है जब हम किसी का रनिंग बिजनेस खरीद रहे हो और उसको उसके असेट से एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो, तो हमारा वो गुड जो एक्स्ट्रा पेमेंट होता है वो गुडविल के तौर पर किया जाता है। दूसरा होता है नॉन परचेज यानी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में आता है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कि हमारी फाइनेंशियल बुक्स में नोट होता है, ठीक है, बट हमारे बैलेंस शीट में एसेट में नहीं नोट होता। अब आ जाता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे। दो पार्ट्स होते हैं इसकी, मतलब दो टाइप्स होते हैं, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। इनके अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स है जो कि मैं अभी करवाता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात जरूर आप सबको बताना चाहूंगा कि ये जो लास्ट रिकॉर्डिंग है, वो जो मतलब इससे पिछली वाली रिकॉर्डिंग थी, वो अलग डेट को थी, वो एक्चुअली मेरे बर्थडे की डेट पे मैंने अपलोड करी थी, 6 जून। सो उम्मीद है कि वो वीडियो काम तो ज़्यादा नहीं आई होगी मतलब उन लोगों की, क्योंकि एक्चुअली मैं वो बीकॉम प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाना चाह रहा था, बट एक्चुअली बिजी होने की वजह से मैं नहीं बना पाया था। एंड उसको जो कि मैं अब कंप्लीट कर रहा हूँ आगे, ठीक है। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा, ठीक है। तो वो मेरी बर्थडे की डेट की थी, तो उम्मीद है कि वो मेरे बर्थडे की डेट पे मैंने रिकॉर्ड करी थी, तो अगर उस मतलब मैं अगर आपसे एक गिफ्ट मांगू जो कि मैं पिन कमेंट पे लिख दूँ, तो क्या वो पूरा हो पाएगा, एक बार चेक जरूर करना, ठीक है। मैं ऑफिस से आता हूँ एंड देन उसके बाद ये करता हूँ, फिर अपना भी अलग से पढ़ता हूँ, है ना। चलो कोई इशू नहीं है। लेट्स स्टार्ट कंसेप्ट ऑफ एमलगमेशन। एमलगमेशन क्या होता है, ओके। सो अपने नोट्स ओपन कर लिए हैं मैंने। एमलगमेशन क्या होता है, मैं कोशिश करूंगा कि इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूं, तो एक बार चेक कर लेना एमलगमेशन क्या होता है। सो सबसे पहले एमलगमेट मींस टू जॉइन और यूनाइट टू फॉर्म अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप। इट इन्वॉल्व्स द टेकिंग ओवर ऑफ टू और मोर एग्जिस्टिंग कंपनीज बाय अ न्यू कंपनी और एग्जिस्टिंग कंपनी। एमलगमेशन क्या होता है, या तो दो कंपनी, ये कंपनी दोनों एक अलग कंपनी है और ये एक अलग कंपनी है, इन दोनों ने मिलके एक नई कंपनी खोल ली, ठीक है, ये भी अमेलगमेशन है। या तो अरे ये क्या बना दिया, कहने का मतलब है ये अब नई कंपनी एक खुल गई है ना, ये एक नई कंपनी खुल गई, ठीक है, अभी समझ लेंगे। बेसिकली ये कह रहा है कि या तो एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद ले, या तो दोनों कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बना ले, ये अमेलगमेशन होता है। इसमें भी अंदर कुछ चीजें होती है जो कि हम पढ़ लेंगे, ठीक है। द कंपनीज दैट आर टेकन ओवर गो इनटू लिक्विडेशन एंड इधर अ ब्रांड न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड और एन एग्जिस्टिंग। या तो एक कंपनी पूरी लिक्विडेशन में चली जाती है, लिक्विडेशन हो जाता है मतलब बंद हो जाती है, और या फिर एक नई कंपनी बनती है दोनों को मिलाकर, ठीक है। और या फिर एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरी कंपनी को ऑब्जर्व कर लेती है, अभी तीनों समझ लेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल भी लेंगे। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन। बेसिकली अगर देखो एक ही कंपनी है और एक ही अलग कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी है, समझ लो कपड़े बनाती है और ये कुछ अलग चीज बनाती है। अभी कंपनी ए ज्यादा बड़ी है, इसने इसको खरीद लिया, तो बेसिकली एक बंदा अपनी ये कंपनी, अब इसके डाइवर्सिफिकेशन हो गया, इसके प्रोडक्ट्स का, इसके सर्विसेज का डाइवर्सिफिकेशन हो गया, समझ रहे हो, अब ये नई चीज बना रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपेंशन। बिजनेस भी एक्सपेंड, ये कंपनी भी खुद को एक्सपेंड कर रही है। मॉडर्नाइजेशन, बेसिक सी बात है, मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न होने की तरफ बढ़ा जा रहा है यहाँ पे, है ना। एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन, अब देखो मान के चलो, अब ये दोनों समझ लो कि ये भी कपड़े बनाती है, ये भी कपड़े बनाती है, ये दोनों कंपटीशन में थी, इन्होंने बोला यार, और इन्होंने बोला कि हम दोनों तो अपने इंडस्ट्री की टॉप की कंपनी है, हम क्यों एक दूसरे से कॉम्पिटिट करें, ऐसा करते हैं कि हम दोनों मिलके काम करते हैं। ये दोनों मिलके क्या कंपनी बना ली, ए बी कंपनी बना ली। अब ए बी कंपनी बना ली तो इनके आसपास की कॉम्पिटिटर ही खत्म हो गए, सबको लूट लिया इन दोनों ने, है ना, सारी कंपटीशन खत्म कर दी। तो एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन। अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज, यही कंपनी भी कॉटन बनाती थी, यही कंपनी भी कॉटन बनाती थी, डुप्लीकेट एक्टिविटीज करी जा रही थी, सारी एक्टिविटीज को एक साथ हो गया। कॉस्ट ऑफ सेविंग, कॉस्ट सेविंग इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये कॉटन बनाती थी,
ये कम्युनिकेट पे पैसा खर्च करती थी, ट्रांसपोर्टेशन पे पैसा अलग खर्च करती थी। ये कॉटन बनाती थी, ये भी कम्युनिकेशन पे पैसा अलग खर्चती थी, ट्रांसपोर्टेशन पे अलग खर्चती थी। अब इन्होंने बोला कि हम मर्ज हो जाते हैं, हमारा खर्चा भी बच जाएगा, है ना, खर्चा भी दोनों मिला के कम आएगा, कम्युनिकेशन पे भी कम आएगा। ठीक है, समझ आ गया। सबसे पहले अमेलगमेशन क्या होता है, देखो ए ने ये बेसिकली मर्ज हो जाएगा एक तरीके से, है ना, मर्जिंग भी कह सकते हैं इसको। ए है, ए कंपनी ए लिमिटेड है, एक कंपनी बी लिमिटेड है, ए प्लस बी दोनों ने बात करी और ए बी लिमिटेड बना ली, दोनों मर्ज हो गए, दोनों जुड़ गए, किसी ने किसी को नहीं खरीदा, दोनों बराबर की कंपनी थी तो ए बी लिमिटेड हो गई। तो ए प्लस बी यहाँ पे ए बी के बराबर है। मैथ्स नहीं बता रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब निगल लेना, मतलब ऑब्जर्व कर लेना, है ना। ए कंपनी बड़ी थी, बी कंपनी, तो इसलिए मैंने स्मॉल में ही लिखा हुआ है। ए कंपनी ए लिमिटेड बड़ी कंपनी थी, बी लिमिटेड छोटी कंपनी थी। ए प्लस बी हुई, ए ने बी को क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, तो अब बची सिर्फ क्या, ए लिमिटेड। तो ए प्लस बी ए, यहाँ पे ए प्लस बी सिर्फ ए बचा क्योंकि ए ने बी को खरीद लिया, अपने अंदर समा लिया। ठीक है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये क्या होता है, ए एक कंपनी है और ये लॉस में चली गई, इसने बोला यार हम लॉस में जा रहे हैं, काम करते हैं, हम अपनी तरफ से ही नई कंपनी खोल लेते हैं। ठीक है, हम खुद को बंद करके और एक नए नाम से या फिर उसी नाम से एक बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी खोल ली। हाँ, तो कॉल आ गई थी, कोई इश्यू नहीं है, हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये लॉस में चली गई थी, अब नए नाम से कंपनी खोल ली इन्होंने। चलो, कुछ अकाउंटिंग के क्या बोल रहा हूँ मैं, टर्मिनोलॉजीज होते हैं। ठीक है, कैसे, मतलब ट्रांसफरर कंपनी कौन सी होती है, ट्रांसफरी कंपनी कौन सी होती है। बेसिकली ट्रांसफरर कंपनी को वेंडर कंपनी कहा जाता है, और ट्रांसफरर कंपनी को वो होती है कंपनी जिसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ठीक है, अब इसमें ए और बी दो कंपनी थी। ठीक है, ए बी की जगह इसको बोलते हैं आशा कंपनी, इसको बोलते हैं बबलू कंपनी। आशा कंपनी और बबलू कंपनी ने मिलकर नई कंपनी बना ली, आशा बबलू कंपनी। और जो सिंगल आशा कंपनी थी और जो सिंगल बबलू कंपनी थी, दोनों खत्म हो गई, न्यू कंपनी का नेम है। तो आशा कंपनी और बबलू कंपनी यहाँ पे अलग अलग कंपनी थी, और क्या हो जाएगी, ट्रांसफरर कंपनी हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का ही अस्तित्व खत्म हो गया। ठीक है, अब ये जो नई कंपनी बनी, ये परचेसिंग कंपनी कहलाएगी और इसी को हम ट्रांसफरी कंपनी बोलेंगे। ठीक है, अगले एग्जांपल में देखते हैं, ए ने बी को खरीद लिया, ए ने बी को खरीद लिया, तो किसका अस्तित्व खत्म हो गया था, यहाँ पे नाम क्या पड़ा, ए लिमिटेड। बी का अस्तित्व खत्म हो गया, तो बी कौन सी कंपनी हो जाएगी, ट्रांसफरर कंपनी हो जाएगी, और ए कौन सी हो गई, ट्रांसफरी कंपनी हो गई। तो जिसका अस्तित्व खत्म हो जाए वो ट्रांसफरर कंपनी, और जिसका अस्तित्व रहे वो हमारी ट्रांसफरी कंपनी, जैसे परचेसिंग कंपनी भी कहेंगे, तो खरीद ली। अमेलगमेशन दो टाइप से देखा जा सकता है, एक ऐसा मर्जर, एक ऐसा नेचर ऑफ परचेज। नेचर ऑफ परचेज में परचेसिंग मेथड यूज किया जाता है और इसमें पूलिंग मेथड यूज किया जाता है। अमेलगमेशन खत्म हुआ, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, ये अकाउंटिंग से जो अकाउंट्स का हिस्सा है, जो न्यूमेरिकल का हिस्सा है, वो आप लोग कर लेना मेरे साथियों। अगर गुडविल में कुछ करवाना हो, कोई न्यूमेरिकल करवाना हो, तो उसके लिए भी कमेंट आप कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, अगर मेरे पे टाइम बचता है तो मैं बिल्कुल उसका रिप्लाई भी दूंगा और वो चीज करूंगा भी, बट अभी मेरे को जल्द से जल्द थ्योरी टॉपिक जो है वो खत्म करने हैं, तो आगे बढ़। नेक्स्ट जो हमें टॉपिक पढ़ना है, ये हमें पढ़ना होगा XBLR का। क्या है ये, क्यों है ये, सब देखते हैं। तो XBLR क्या है, तो हमारा XBLR का फुल फॉर्म हो जाएगा, चलो नोट्स खोल लेता हूँ, सब क्या है भी काफी। चलो, सो डेफिनेशन ऑफ XBLR। सबसे पहले XBLR की फुल फॉर्म क्या है, फीलिंग ऑफ होते किस लिए, पहले ये भी देख लेते हैं, फुल फॉर्म वगैरह सब कुछ देख लेते हैं। फीलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म्स इन एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। क्या है ये, एक्सटेंसिबल, EX है बेसिकली, तो X से लिखा गया है इसे, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। या बेसिकली हमारा डेटा इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, हमारे शेयर डेटा बनाने के लिए, इंफॉर्मेशन और डेटा को शेयर करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए जो लैंग्वेज यूज की जाती है, जो फॉर्मेट यूज किया जाता है, सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, वो हमारा XBRL होता है। ठीक है, इसके कुछ से आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, 2015 डिफाइंस XBRL एज अ स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, जो कि सिर्फ यूज की जाती है कंपनीज के द्वारा एक्सप्रेस करने के लिए अपने रिपोर्ट को, अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, in accordance with the Company Act 2013। ठीक है, this means the companies are required to use XBRL to filling financial statements। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फिल करने के लिए XBRL के द्वारा ही कंपनी को करना होगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA। ठीक है, इंडिया। ओके, चलो ये भी समझा दूंगा। XBRL क्या है भाई, समझ आ गया। XBRL एक स्टैंडर्डाइज कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि यूज करी जाती है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन में। बिजनेस इंफॉर्मेशन और
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। इट अलोज फॉर द टैगिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा with contextual information, making it easy to understand and analyze financial data growth। ठीक है, XBRL एक ग्लोबल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल डेटा है। ठीक है, इट एनेबल्स द एक्सचेंज डेटा इन मशीन रीडेबल फॉर्मेट दैट कैन बी इजीली अंडरस्टूड एंड प्रोसेस कंप्यूटर्स। ये एक मशीन रीडेबल लैंग्वेज भी बनाता है और इसमें एक ऐसी चीज आएगी जो कि ह्यूमन रीडेबल भी होगी, भी मैं बताऊंगा। चलो अभी हमने क्या पढ़ा, इट एनेबल्स द एक्सचेंज ऑफ डेटा इन मशीन रीडेबल, ठीक है, format that can be easily understood and processed by computers, facilitating the efficient and effective analysis of financial data। ज्यादा मुश्किल कुछ है नहीं। चलो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ लेते हैं सबसे पहले XBRL के। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू XBRL, LR बोल रहा हूँ, XBRL। XML सबसे पहले, XML की फुल फॉर्म हो जाएगी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज क्या है, इस हमने फुल फॉर्म जान ली। इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज, एक मार्कअप लैंग्वेज है दैट यूज्ड टू डिस्क्राइब एंड स्टोर डेटा इन फॉर्मेट दैट बोथ, ये डेटा को स्टोर करता है ऐसे फॉर्मेट में जो कि मशीन रीडेबल भी है और ह्यूमन रीडेबल भी है। ठीक है, XBRL is built on top of XML and uses of XML tags to identify and describe financial information। XML टैग्स यूज करे जाते हैं XBRL के अंदर ताकि उससे क्या हो, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ताकि इसे ह्यूमन भी रीड कर सके और मशीन भी रीड कर सके। हमने ये पढ़ लिया। XBRL इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ XML एंड यूजेस XML टैग्स। इस XBRL में XML के टैग्स यूज होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, ईच टैग, हर एक जो टैग रहेगा ना, ईच टैग कोरेस्पॉन्ड्स टू अ स्पेसिफिक फाइनेंशियल कंसेप्ट। हर एक टैग हमारी अलग टाइप की फाइनेंशियल कंसेप्ट को दर्शाएगा। ये अलग टाइप की फाइनेंशियल कंसेप्ट के लिए होता है, जैसे कि रेवेन्यू के लिए अलग, एक्सपेंसेस के लिए अलग, असेट्स और लायबिलिटी के लिए अलग। टैक्सोनॉमी क्या होता है, टैक्सोनॉमी इज अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर दैट डिफाइंस द टर्म्स एंड रिलेशनशिप यूज्ड इन XBRL। ये टर्म्स एंड रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए होता है, दैट डिफाइंस द टर्म्स एंड रिलेशनशिप, दर्शाने के लिए नहीं, डिफाइन करने के लिए होता है। ठीक है, यूज्ड इन XBRL रिपोर्टिंग। इट प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ डेफिनेशन, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ डेफिनेशन दर्शाता है। स्टैंडर्डाइज मतलब एक अच्छी तरीके की, नई तरीके की डेफिनेशन, अच्छी तरीके से डेफिनेशन को दर्शाता है। ठीक है, इतना समझो बस। इंस्टेंस डॉक्यूमेंट, अच्छा, टैक्सोनॉमी से मैंने बोला कि एक अच्छी तरीके से डेटा को दर्शाता है, जिससे डेटा को कंपेयर करने में हमें इजी भी होती है। ठीक है, एक डेटा को दूसरे डेटा से कंपेयर करने में। इंस्टेंस डॉक्यूमेंट क्या हो गया, एन इंस्टेंस डॉक्यूमेंट इज एन XBRL फाइल, ये एक फाइल होती है दैट कंटेन्स एक्चुअल फाइनेंशियल डेटा फॉर अ स्पेसिफिक रिपोर्टिंग पीरियड। एक रिपोर्टिंग पीरियड के लिए इसके पास क्या रहता है, दैट कंटेन्स एक्चुअल फाइनेंशियल डेटा, इसके पास एक्चुअल फाइनेंशियल डेटा होता है। ठीक है, इंस्टेंस डॉक्यूमेंट में एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट होता है एक एक बैलेंस शीट, कोई भी आपके पास चीज हो ना आपके डेटा के अंदर, उस एक छोटी सी चीज को भी एलिमेंट कहा जाएगा। मतलब आपकी बैलेंस शीट में साइड में एक एंट्री हो रखी है XBRL के अंदर, तो वो छोटी सी चीज भी आपका एक एलिमेंट है। एंड एलिमेंट इज अ स्पेसिफिक पीस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की स्पेसिफिक पीस, सच एज बैलेंस शीट लाइन आइटम, कोई बैलेंस शीट के लाइन में आइटम है या फिर कोई इनकम स्टेटमेंट कैटेगरी है। ईच एलिमेंट इज असाइंड अ यूनिक आइडेंटिफायर इन एक्सरेबल टैक्सोनॉमी। चलो नेम स्पेस क्या होता है, पानी पी लो। टॉपिक ज्यादा ही बड़ा होता जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। चलो नेम स्पेस क्या, एलिमेंट पढ़ लिया। नेम स्पेस क्या होता है, अ नेम स्पेस इज अ यूनिक आइडेंटिफायर दैट आइडेंटिफाइज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स। ये आइडेंटिफाई करता है किसको, सेट ऑफ एलिमेंट्स को, सेट ऑफ एलिमेंट को। ठीक है, एलिमेंट के सेट्स को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, विद इन XBRL टैक्सोनॉमी इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एलिमेंट फ्रॉम डिफरेंट टैक्सोनॉमीज। ये यूज किया जाता है किसके लिए, एलिमेंट्स को अलग अलग करने के लिए अलग अलग टैक्सोनॉमीज से। ठीक है, लिंक बेस क्या होता है आपका, लिंक बेस इज अ फाइल दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के पहली बात तो ये फाइल कंटेन करता है, फाइल कंटेन करता है। ठीक है, किस चीज की फाइल कंटेन करता है, जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन हो किसकी, रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है ना उसको।
रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स, ठीक है। लिंक बेस एक फाइल कंटेन करता है जिसमें इंफॉर्मेशन होता है रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के बीच में रिश्तों का। इट डिपेंड्स हाउ द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। अदर सच एज विच पार्ट एलिमेंट्स आर विच कैलकुलेशन और विच एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फुटनोट्स, वही बात है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कैसे है। वैलिडेशन और रेंडरिंग दोनों एक साथ पढ़ लेते हैं। वैलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग XBRL फाइल्स फॉर एरर्स और इनकंसिस्टेंसीज। बेसिकली वैलिडेशन क्या हो गया, वैलिडेट कर रहे हैं, कहने का मतलब है XBRL फाइल्स को चेक कर रहे हैं कि उसमें क्या इश्यू है, क्या एरर्स है, ठीक है। वैलिडेशन इंश्योर्स दैट द इंस्टेंस डॉक्यूमेंट इज कंसिस्टेंट विद द टैक्सोनॉमी एंड द डेटा इज एक्यूरेट एंड कंप्लीट। ये वेरीफाई करता है कि डेटा हमारा जो रहेगा वो एक्यूरेट रहेगा और कंप्लीट रहेगा नहीं रहेगा, वैलिडेशन करने का मतलब। रेंडरिंग क्या हो जाएगा आपका, रेंडरिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग XBRL डेटा इन अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। रेंडरिंग अगर पेपर में आ जाए तो इसका मतलब होता है XBRL डेटा को ह्यूमन रीडेबल में बनाना, ठीक है। सच एज टेबल और चार्ट, यानी कि हमने एक XBRL डेटा लिखा, वो हमारे में चार्ट में बन के आ गया, फिर किसी टेबल में बन के आ गया, तो हम उसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। व्यू एंड एनालाइज XBRL डेटा विदाउट हैविंग टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग, ठीक है, मतलब बिना मतलब अगर उस XBRL डेटा को हम देख रहे हैं उसे बिना समझे तो कोई फायदा तो है नहीं ना। चलो फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले बिजनेस रूल, ठीक है। बिजनेस रूल वैलिडेशन, बिजनेस रूल वैलिडेशन इज अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ XBRL. इट अलाउज यूजर्स टू वेरीफाई दैट द इंफॉर्मेशन इज कंटेन्ड बाय XBRL instant document is consistent with the taxonomy and the predefined business rules. चलो पढ़ के बता देता हूँ क्या मतलब है इसका। देखो इसमें बेसिकली क्या बोला गया है कि मतलब ये फीचर एक ये चेक करता है कि जो फाइनेंशियल जानकारी भरी गई है वो टैक्सोनॉमी और उसके तय की गई बिजनेस नियमों के मुताबिक सही है या नहीं। मतलब हमने फाइनेंशियल कुछ इसमें इंफॉर्मेशन भरी है तो वो बिजनेस रूल्स के अकॉर्डिंग है ना, ये मतलब वो टैक्सोनॉमी और किए गए बिजनेस रूल को सेट जो हमने किया है, प्री डिफाइंड बिजनेस रूल जो है हमारा, हमने जो ऑलरेडी बिजनेस रूल सेट किया है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ओके। तो अगला है हमारा क्लियर डेफिनेशन। क्लियर डेफिनेशन क्या हो जाता है हमारा, clear definition are an important feature of XBRL that helps to ensure consistency and accuracy in financial reporting. हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कंसिस्टेंसी और हाँ ठीक है, हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी बने रहे। XBRL टैक्सोनॉमीज प्रोवाइड क्लियर एंड प्रीसाइज डेफिनेशन फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। XBRL टैक्सोनॉमी क्या करता है, प्रोवाइड करता है क्लियर और प्रीसाइज डेफिनेशन। किस चीज की डेफिनेशन, precise definition for financial reporting terms such as revenue, expenses, assets and liabilities. हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जैसे रिवेन्यू हो गया, एक्सपेंसेस हो गई, असेट्स और लायबिलिटीज हो गए, इनके लिए क्लियर डेफिनेशन तय करता है। स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट, बेसिक किसी बात है, XBRL है, स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वन ऑफ द की फीचर XBRL स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर, एक स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड वे, एक मॉडर्न वे, एक स्टैंडर्डाइज्ड वे हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, ह्यूमन भी उस डेटा को रीड कर सकता है और मशीन भी उस डेटा को रीड कर सकती है, ठीक है। एनेबल सॉफ्टवेयर टू डेवलप दैट कैन रीड, प्रोसेस एंड एनालाइज एक्यूरेट डेटा। दिस हैड लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, ओके। सपोर्ट मल्टी रेंज, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, सपोर्ट मल्टी लैंग्वेज, है ना। दिस मीन्स XBRL allows for the creation of taxonomy labels in multiple language, making it easier for companies to report financial information across different regions. कंपनी के लिए इजी हो जाता है, मल्टी लैंग्वेज में, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करता है ये, तो कंपनी के लिए इजी हो जाता है डेटा को रीड करना, डेटा को शेयर करना, ठीक है, रिपोर्ट को शेयर करना। XBRL ऑल्सो सपोर्ट्स मल्टीलिंगुअल रिप्रेजेंटेशन, ये मल्टीलिंगुअल प्रेजेंटेशन भी सपोर्ट करता है। मल्टीलिंगुअल यानी मल्टी लैंग्वेज, ठीक है, मतलब प्रेजेंटेशन भी मल्टी लैंग्वेज में बना सकता है, ठीक है। ऑल्सो सपोर्ट्स, यहाँ पढ़ लिया ये इन्फॉर्मेशन देयर। इस वजह से हमारी जो MCA है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो भी इसी को ही प्रेफर करती है, ठीक है। यूजेस ऑफ XRBL, क्या पढ़ दिया मैंने, XBRL, हाँ
ओके, सबसे पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए होता है, बिल्कुल ठीक है। XBRL enables फाइनेंशियल डेटा टू बी एक्सचेंज बिटवीन बिजनेस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फाइनेंशियल मतलब एनेबल करता है कि फाइनेंशियल डेटा टू बी एक्सचेंज बिटवीन, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से फाइनेंशियल डेटा एक्सचेंज करता है, वो अपनी रिपोर्ट उसको दिखा रहा है, वो अपनी रिपोर्ट हमें दिखा रहे हैं, ठीक है। कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई गवर्नमेंट एजेंसी है, ठीक है, स्टैंडर्डाइज डिजिटल फॉर्मेट में रिपोर्ट ही बना देता है हमारी। रेगुलेटरी कंप्लायंस मतलब मैनी रेगुलेटरी बॉडीज सच एज एसईसी, मतलब आरबीआई हो गया, है ना, आरबीआई हो गया, एमसी हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो गया, ठीक है। ये सब क्या करती है, हैड मैंडेटेड द यूज ऑफ एक्सबीआरएल, एक्सबीआरएल के यूज को मैंडेटरी कर दिया है किन्होंने, इन सारी कंपनी ने, ठीक है। इन्वेस्टर एंड एनालिसिस, देखो एक्सबीआरएल के डेटा कैन यूज बाय इन्वेस्टर टू परफॉर्म एनालिसिस एंड कंपैरिजंस, कंपैरिजन करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए डेटा इजी कर देता है एक्सबीआरएल, ठीक है। एक्सबीआरएल डेटा इजी कर देता है ताकि इन्वेस्टर इसको आराम से यूज कर सके और हमारे को कंपेयर कर सके, ठीक है, ताकि वो हम पे पैसा लगा दें, पहले चेक कर सके। रिस्क मैनेजमेंट, द यूज ऑफ एक्सबीआरएल इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हेल्प कंपनीज टू आइडेंटिफाई मैनेजेस रिस्क, एक्सबीआरएल यूज करके हम बेसिकली रिस्क मैनेज कर सकते हैं, हमें अपना प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिस्क कहाँ पे जा रहा है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाएगा, ठीक है, तो हमें रिस्क, अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। एक अंदाजा लगा, इट एनेबल रिस्क डेटा टू बी कैप्चर्ड, ठीक है, इन अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म। हर जगह पे इन्होंने एक ही वर्ड यूज किया है कि कुछ भी काम कर रहा है, बस इन्होंने एक वर्ड यूज कर दिया, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म, स्टैंडर्डाइज्ड करके डेटा दिखाता है, ठीक है। तो रिस्क डेटा दिखाता है किसमें, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में। हर जगह बुक वालों ने एक ही लैंग्वेज यूज कर दिया। एफिशिएंसी है, ट्रांसपेरेंसी है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी तो होगी होगी जब एमसीए खुद इसको प्रेफर कर रहा है तो, ठीक है। द यूज ऑफ एक्सबीआरएल प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में काफी, पहली बात तो यूज करना सस्ता है, इसलिए एफिशिएंट है और काफी ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो अब हमें टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हाँ मेरे भाई, तो फटाफट से इसको भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन में तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज अ स्ट्रक्चर्ड मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जस्ट लाइक फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लोज टू इट्स स्टेक होल्डर्स। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है, प्रेजेंट करता है क्या, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, जैसे कि हमारी पोजीशन क्या है अभी फाइनेंस में, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, या फिर कैश फ्लो हमारा कैसा चल रहा है, और ये किसको हमेशा दिखाता है, हमेशा आउटसाइडर्स को दिखाता है, ठीक है, ये भी याद रखना। टारगेट ऑडियंस इसके कौन होते हैं, आउटसाइडर्स होते हैं, जैसे कि शेयर होल्डर्स जो हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स जो भी, वो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, लेंडर्स, क्रेडिटर्स, अगर कोई हमें पैसा दे रहा है तो हमारे कैश फ्लो को देखेगा, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स को देखेगा। गवर्नमेंट एजेंसीज और रेगुलेटरी बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज वही एमएनसी और गवर्नमेंट एजेंसीज कोई भी हो सकती है, कोई जीएसटी एजेंसी भी हो सकती है, जैसे है ना, जीएसटी डिपार्टमेंट भी गवर्नमेंट एजेंसी में आ जाता है, अगर वो चाहे तो देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और आगे बढ़ के बता देता हूँ इसमें की कंपोनेंट्स ऑफ क्वालिटी क्या है यहाँ पे, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मस्ट बी करेक्ट एंड फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन बिल्कुल जायज होनी चाहिए, किसी भी चीज से छुपा हुआ नहीं होनी चाहिए, मतलब है ना, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए। टाइमलीनेस होना चाहिए, फाइनेंशियल डेटा मस्ट बी प्रोवाइडेड ऑन टाइम, ऑन टाइम पे वो जो फाइनेंशियल डेटा है ऑन टाइम पे प्रोवाइड होना चाहिए। क्वार्टरली है तो क्वार्टरली प्रोवाइड करो, मंथली है तो मंथली प्रोवाइड करो, ईयरली है यानी एनुअली प्रोवाइड करो, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड क्लियरली, क्लियर इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होना चाहिए, कुछ छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, है ना। कहीं हम शेयर होल्डर्स को झूठा दिखा रहे हैं, हमारा तो खर्च, हमारा लॉस इतने का हो गया, फिर हम लॉस कम करके उन्हें दिखा रहे हैं, छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कितने टाइप की होती है, सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट, इसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आ जाता है, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है कंपनी का रेवेन्यू शो करता है, एक्सपेंस शो करता है कि ओवरऑल खर्चा कितना हुआ है, ओवरऑल एक्सपेंस रेवेन्यू कितना हुआ है, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हुई है, और ये भी मंथली, क्वार्टरली या फिर ईयरली, एनुअली शो करता है, ठीक है। और क्या है, इंक्लूड्स अर्निंग पर शेयर, अच्छा 2 मिनट, हाँ इसमें आपका, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल रेवेन्यू माइनस में टोटल एक्सपेंस इक्वल्स टू में नेट इनकम, ठीक है मेरे भाई, पता ही होगा सबको ऑलरेडी, है ना। ठीक है, हाँ नेट इनकम या फिर नेट लॉस भी हो सकता है, अगर हमारा लॉस है वो क्या बोलते हैं उसे,
टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, अगर एक्सपेंस ज्यादा हो तो, ठीक है। ओके, और बाकी क्या बचा, हाँ हमारा बचा ये की मैट्रिक इंक्लूड्स अर्निंग पर शेयर, इसमें अर्निंग पर शेयर भी आ जाता है, ठीक है। और बाय डिवाइडिंग द नेट इनकम बाय द नंबर आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक्स इट हेल्प इन्वेस्टर टू इवेल्युएट, ये इन्वेस्टर अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने से इन्वेस्टर का फायदा होता है बेसिकली, और कुछ नहीं, मतलब इन्वेस्टर चेक कर पाता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एक शेयर पे कितनी है। बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं आप। प्रेजेंट्स अ स्नैपशॉट ऑफ ए कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन अ सिंगल स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, एक ही टाइम पे कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शा देता है, ठीक है। इसमें हमारे असेट्स को शो करा जाता है, ये सब तो चीजें वो है जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखी है, इसमें वैसे कुछ बताने वाला है नहीं। असेट को शो करता है, लाइबिलिटी को शो करता है, हमारी असेट को शो करता है, लाइबिलिटी को शो करता है, और हमारी इक्विटी को शो करता है, डेप्ट को भी शो करता है, खैर वो लाइबिलिटी में आ जाएगा, इक्विटी को शो करता है, ठीक है। और उसके बाद है फॉर्मेटिंग गैप रूल्स, ठीक है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स असेट्स एंड लायबिलिटीज टू बी लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, हाउ क्विकली दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, चलो ये सब खैर हो गया। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी हमारा एक कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पार्ट है। इसका पर्पस होता है डेपिक्ट्स द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मनी, ठीक है, ओवर स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, एक टाइम फ्रेम में कितना पैसा हमारे पास जा रहा है आ रहा है, ठीक है। इसमें तीन चीजें, तीन मेन पिलर होते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ओपीआर लिख रहा हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर आता है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो कि ऑलरेडी हमने 12th में पढ़ रखा है। एंड एट द एंड आता है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम कैश फ्लो को देखते हैं फ्रॉम डे टू डे कोर बिजनेस ऑपरेशन, डे टू डे ऑपरेशन में जो खर्चा आता है ना, डे टू डे ऑपरेशन में जो आता है उसको देखते हैं, उसका कैश फ्लो देखते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो रिलेटेड बाइंग और सेलिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स, इसमें लॉन्ग टर्म एसेट्स को देखा जाता है, लॉन्ग टर्म एसेट्स के बाइंग एंड परचेजिंग को। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो रिलेटेड टू स्टॉक ट्रांजेक्शन, डिविडेंड और बोरोइंग, ठीक है। स्टॉक ट्रांजेक्शन, डिविडेंड और बोरोइंग, इसमें ये सब आ जाता है, ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये क्या होता है हमारा, इसका पर्पस होता है डिटेल्स ऑल स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट मेड टू इक्विटी अकाउंट्स ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, एक स्पेसिफिक पीरियड्स में इक्विटी अकाउंट्स के लिए जो बनाया जाता है वही हो जाता है, ठीक है। अब इस हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के। सबसे पहला है सपोर्टिंग मैनेजमेंट डिसीजन, बेसिकली अगर हम ये बनाते हैं तो इससे फायदा क्या होगा, इससे हमारे मैनेजमेंट को फायदा होगा, वो आगे के लिए प्लान कर पाएंगे, आगे के लिए मैनेज कर पाएंगे कि भाई हमारा लॉस इतना हो रहा है, हमारा प्रॉफिट इतना हो रहा है, बजट बना पाएंगे। प्रोवाइड इंटरनल लीडरशिप विद एक्यूरेट बेसलाइन डेटा रिक्वायर्ड फॉर प्लानिंग एनालाइजिंग बेंचमार्किंग, प्लानिंग को, एनालाइजिंग को और बेंचमार्किंग करने के लिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें ये डेटा चाहिए होता है। फैसिलिटिंग एक्सटर्नल डिसीजन मेकिंग, वही चीज आ गई फिर से। इक्विप एक्सटर्नल कैपिटल प्रोवाइडर्स, इन्वेस्टर क्रेडिटर, डेप्ट प्रोवाइडर्स, देखो क्या रहता है ये कि एक्सटर्नल कैपिटल प्रोवाइडर्स, जो बाहर से हमें जो कैपिटल आता है ना, उनको हमें ये डेटा देना होता है, वो फिर डिसीजन लेते हैं कि इस कंपनी को पैसा देना है, इस कंपनी में पैसा लगाना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी से फिर वही वर्ड याद आ जाएगा कि छुपना कुछ नहीं चाहिए। बिल्ड ट्रस्ट विद शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है। एंड द जनरल पब्लिक और शेयर होल्डर्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है, कुछ भी छुपाना नहीं है। इस्टेब्लिशिंग रोबस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड पब्लिक ट्रेडेड कॉर्पोरेशन, ठीक है। कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब explicitly outlines the organization's financial resources, claim against those resources, liabilities and equity and how they change over time, कि कैसे हमारी जो लाइबिलिटी और इक्विटी है कैसे कैसे टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, ठीक है। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रहा है बेसिकली, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल पोजीशन है ना, तो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसे चेंज होता जा रहा है। कम्युनिकेटिंग रिसोर्स यूजेज, मतलब हम अपने पैसों को डे बाय डे, लॉन्ग टर्म या फिर मिड लॉन्ग टर्म कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब रिकॉर्ड्स व्हाट रिसोर्सेज द कंपनी इज बाइंग, यूटिलाइजिंग एंड कंज्यूमिंग, हमारी कंपनी कौन से रिसोर्सेज को खरीद रही है, यूटिलाइज कर रही है, कंज्यूम कर रही है, इस चीज को देखना, इस चीज को कम्युनिकेट करना। प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर, सोसाइटल वेलफेयर मतलब कंसिडर मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर एंड बैलेंसेस द वेलफेयर ऑफ द गवर्नमेंट, लेबर यूनियंस एंड एम्प्लॉयज, वही है मैक्रो इकोनॉमिक्स को फैक्टर को ध्यान में रखते हुए
है ना। हमें अपने सोसाइटल वेलफेयर जैसे एम्प्लॉय गवर्नमेंट की बात मानने का, ठीक है, उनकी पूरी बात मानने का, लेबर यूनियन पे ध्यान देने का और एम्प्लॉयज पे ध्यान देना चाहिए, बस यही है। ठीक है, ये भी पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एक्चुअली ना वीडियो बनाते बनाते आई थिंक नाइट काफ़ी हो गई है, बिकॉज मैं बीच में काम भी कर रहा हूँ एंड फिर बीच में वीडियो भी बना रहा हूँ, है ना। तो अगर इसका पार्ट टू चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में पार्ट टू लिखना। एक कमेंट कोई भी कर देना पार्ट टू, और उसमें लाइक्स कर देना, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली, मतलब अगर उसमें ज़्यादा लाइक्स दिखते हैं ना उस कमेंट पे, कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट का कमेंट उस पर दिखता है कि पार्ट टू नीड, है ना, थ्योरी सब्जेक्ट या फिर थ्योरी टॉपिक्स लिख देना, कोई भी थ्योरी का टॉपिक लिख देना। उस कमेंट पे जितने लाइक होंगे ना, उस लाइक के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा, अगर लगेगा कि हाँ ज़्यादा लोगों को उस टॉपिक की नहीं। अगर कोई थ्योरी टॉपिक मेरे से छूटा है तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना। अगर पार्ट टू का नीड होगा तो उसके लिए भी लिख देना। अगर मेरे को टाइम मिला, मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी बनाने की, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग अपलोड कर दूंगा। ये मैं अभी सुबह अपलोड कर रहा हूँ कि, और इसी वजह से मैं अभी ये वीडियो रख रहा हूँ। वैसे इतनी इससे काफ़ी है, इतनी थ्योरी ही आएगी जहाँ तक मेरे को लगता है। बाकी न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल्स करके जाना। ये पेपर में मोस्ट ऑफ द मोस्ट न्यूमेरिकल्स आता है। आप प्रोग्राम वाले नहीं हो, प्रोग्राम वालों के ज़्यादा थ्योरी आती है, ध्यान रखना। आप ऑनर्स वाले हो तो ऑनर्स वालों के ज़रा माइंड सेट रखो। वैसे मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ उनका पेपर थोड़ा सा ईजी आता है ऑनर्स के मुकाबले। ठीक है, और जय हिंद, और पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। अगर पार्ट टू का नीड हो जरूर कमेंट में लिखना, और मेरी पिन कमेंट को एक बार जरूर ध्यान से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।